नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में चीन पहुंचे, जहां कई द्विपक्षीय समझौते हुए। एशिया के लिहाज से इस यात्रा का बहुत बड़ा कूटनीतिक महत्व भी आंका जा रहा है। विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि इस यात्रा का क्या जमा हासिल है और भारत और चीन के संबंध में इससे क्या बेहतरी आई है। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष चीन यात्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, रेलवे, शिक्षा, स्मार्ट सिटी और पर्यटन से जुड़े 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के बीच सीमा मुद्दे को सुलझाने पर भी बातचीत हुई। चीन ने भारत के मेक इन इंडिया अभियान में सहयोग का भी भरोसा दिया है। साथ ही व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए टास्क फोर्स के गठन पर भी सहमति बनी है। चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के बीच सुबह प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों में अंतरिक्ष, विज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी, पर्यटन और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े कुल 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चीन भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी पर सहमत हुआ है। दोनों देश आपसी पर्यटन बढ़ाएंगे और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स पर भी सहमति बनी है। चीन मेक इन इंडिया मिशन में भारत का सहयोग करेगा। चीन में भारत के सहयोग से योग कॉलेज खुलेगा। साथ ही जून में नाथुला के रास्ते मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए भी समझौता हुआ है। भारत के 4 शहर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और औरंगाबाद को चीन के 4 शहरों के साथ सिस्टर सिटी बनाने पर सहमति हुई है। प्रसारण के क्षेत्र में चीन के सरकारी चैनल, सीसीटीवी और दूरदर्शन के बीच कंटेंट के आदान प्रदान पर समझौता हुआ है। We have set a high level of ambition for our economic partnership. We see enormous bilateral opportunities and many similar challenges like urbanization. I think the most important takeaway today was an agreement that we would set up a high-powered task force which will look at economic issues, which will look at the trade deficit, look at IT issues, look at pharma issues, agriculture issues, manufacturing issues. ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच इस मुलाकात में सीमा विवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई जगहों पर सीमा निर्धारण नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जाएगा। चीन ने भी इससे सहमति जताई है। I also reiterated the importance of clarification of line of actual control in this regard. I sought tangible progress on issues relating to visa policy and trans-border rivers. 我们共同认为要保持边界问题特别代表会晤的势头，寻求公平合理和双方都能够解决的方案。 इससे पहले बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल्स में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली चीन यात्रा है। पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के वक्त दोनों देशों के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। शाम को प्रधानमंत्री बीजिंग के लिए रवाना हो गए। बीजिंग से अमृता राय के साथ फ्रैंक परेरा, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के पर्यटकों को ई वीजा की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। बीजिंग के सिन्हुआ यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेश के अपार मौके हैं और जमीन अधिग्रहण को विकास के रास्ते में रुकावट बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को चेताया और कहा कि भारत और चीन को मिलकर दुनिया को एक मजबूत आवाज देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर बाद बीजिंग की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी में छात्रों से रूबरू हुए। यहां उन्होंने चीनी पर्यटकों को ई वीजा की सौगात देने का ऐलान किया। ई वीजा का फैसला बड़ा है क्योंकि सुबह तक विदेश मंत्रालय इससे इनकार कर रहा था। So we have decided to extend electronic tourist visa to Chinese nationals.
We are also celebrating the Year of India in China in 2015. We are launching the Provincial and State Leaders Forum today. उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को रोड, बंदरगाहों, रेलवे, एयरपोर्ट, टेलीकॉम, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारी निवेश की दरकार है और चीन इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण का मुद्दा विकास के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा और न ही इससे किसानों को कोई नुकसान पहुंचने दिया जाएगा। Our resources are being allocated with speed and transparency, and we will make sure that land acquisition does not become a barrier to growth or a burden on farmers. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही इलाके की सुरक्षा के प्रति चीन को आगाह भी किया। The spreading tide of extremism and terrorism is a threat we both face, for both its source is in the same region. We must also deal with the changing character of terrorism that has made it less predictable and more diffuse. प्रधानमंत्री ने छात्रों के सवाल के जवाब में कहा कि भारत और चीन के सहयोग से एशिया में शांति और स्थिरता लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन पर इस वक्त दुनिया की निगाहें हैं। बीजिंग से अमृता राय के साथ फ्रैंक परेरा, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन की कंपनियों के बीच 22 अरब डॉलर के 26 करार हुए हैं। चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई में वहां के बड़े कारोबारियों से मुलाकात भी की। उन्होंने अपील की कि भारत में बदलती परिस्थितियों का वे लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री भारत चीन बिजनेस फोरम की बैठक में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे के आखिरी दिन शंघाई में चीनी निवेशकों से मुलाकात की। चीन की 22 बड़ी कंपनियों के सीईओ से उन्होंने भारत में निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीनी कंपनियों के लिए भारत में ऐतिहासिक अवसर मौजूद हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत चीन बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। I am here to assure you that India economic environment has changed. Our regulatory regime is much more transparent, responsive and stable. We are taking a long-term and futuristic views on these issues. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना चाहता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके लिए मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया है। We have rationalized a number of issues which were bothering the investors. In particularly, we are making the taxation system transparent, stable and predictable. We have removed lot of regressive taxation regimes. वहीं भारत और चीन की कंपनियों के बीच ऊर्जा और स्टील क्षेत्र के अलावा छोटे और मझोले उद्योगों को लेकर 26 करार हुए। ये करार 22 अरब डॉलर से भी अधिक के हैं। भारत के अडानी ग्रुप और भारती एयरटेल ने चीनी कंपनियों के साथ 3-3 करार किए। This whole theme is mostly towards from private industrial side, I should speak. It is mostly towards Make in India campaign, so that the manufacturing output should increase in Indian economy and giving opportunities to gainful employment. This is the main target. 对于我们大连地区而言，印度的软件和服务外包产业和我们有巨大的契合的这种市场机会。大连有非常良好的环境和政策。 प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच साझेदारी से निवेश बढ़ेगा और इससे दोनों देश तेज विकास कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के साथ आने से इसके नतीजे शानदार होंगे। शंघाई से फ्रैंक परेरा के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आरएस टीवी विशेष में आगे बात करेंगे चीन में रहने वाले भारतीयों से पर्यटन और निवेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील।
महात्मा बुद्ध, गुरु गोरक्षनाथ और कबीर की भूमि। मानवता, सद्भाव और प्रगति से जुड़ी लोक जीवन की पारंपरिक अभिव्यक्तियां, सदियों पुरानी धरोहर की झांकी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट लोक रंग में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उनकी नजर, उनका शहर में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं आज मसूरी, जहां रस्किन बॉन्ड रहते हैं। For me, writing is like breathing or sleeping or eating. मैं 3-4 साल उधर था यूके में, दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा। शादी तो शायद अभी भी टाइम है थोड़ा, लेकिन उनकी नजर, उनका शहर में, मिलिए इस बार रस्किन बॉन्ड से, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और अपनी चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शंघाई में रह रहे भारतीयों से मुलाकात की और चीन के विकास में उनके योगदान की तारीफ की। उन्होंने इन भारतीय मूल के लोगों से व्यापार और पर्यटन में सहयोग भी मांगा। फूडान यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच मौजूद प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान महात्मा गांधी की सीख में है। शंघाई के वर्ल्ड एक्सपो सेंटर में मौजूद इन भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार ढंग से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में काम कर रहे भारतीयों से भारत के विकास में सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध और मजबूत होंगे। चीन और भारत मिलकर के न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वे दुनिया को भी अनेक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले शंघाई की फूडान यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ उन्होंने गांधी पर भारतीय अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है और इसका समाधान सिर्फ गांधी जी की सीख में है। गांधी के विचारों आचार में इन दोनों के उपाय मौजूद हैं। गांधीयन स्टडी के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी न सिर्फ चीन को, लेकिन मानवजात को भी इस अध्ययन के माध्यम से संदेश देने में समर्थ होंगे कि आज भी गांधी की तरह रिलेवेंट है। चीन में उनके 3 दिन की यात्रा के दौरान कई आर्थिक और व्यापारिक समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। बतौर प्रधानमंत्री उनका ये पहला चीन दौरा था। 3 देशों की यात्रा के तहत चीन और मंगोलिया के बाद उनकी यात्रा का अगला पड़ाव दक्षिण कोरिया है। ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत से दूर रह रहे भारतीयों के मन में देश के एक विचार को जगाने में कामयाबी हासिल की, गर्व की भावना को जगाने में कामयाबी हासिल की और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि 3 दिन के दौरे में भारत के प्रति चीनियों के मन में भी विश्वास जगाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। शंघाई से कैमरामैन प्रशांता के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए। और चीन की गिनती दुनिया की बड़ी ताकतों में होती है और भारत ये दर्जा हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोनों ही देशों के कुछ साझा हित हैं और कुछ टकराव भी हैं, लेकिन दोनों देश आपस में सहयोग का रास्ता अपनाएं तो दुनिया भर पर इसका असर जरूर पड़ेगा। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आर्थिक और सामरिक तौर पर चीन की गिनती दुनिया के सबसे मजबूत देशों में होती है। चीन दुनिया भर में हथियारों का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके साथ ही चीन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के वक्त से ही उसका स्थायी सदस्य है। उसे संयुक्त राष्ट्र में वीटो का अधिकार हासिल है। हालांकि आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद भारत अभी तक संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता हासिल नहीं कर पाया है। China's support
for India's permanent membership of a reformed UN Security Council and for India's membership of export control regime like Nuclear Suppliers Group will do more than just strengthen our international cooperation. It will take our relationship to a new level. It will give Asia a stronger voice in the world. पिछले कुछ सालों में भारत ने तेजी से आर्थिक विकास दर हासिल की है, लेकिन इस बीच दक्षिण मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में चीन ने आर्थिक और कूटनीतिक दबदबा कायम किया है। भारत चीन को इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की नजर से देखता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए चीन ने एशिया पर अपनी पकड़ मजबूत की है। 21वीं सदी एशिया की सदी, उसमें मतभेद हो सकता है किस देश की होगी किस देश की नहीं होगी, लेकिन एशिया की होगी इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 21वीं सदी एशिया की सदी की कल्पना की है, शायद उन्होंने एक पहलू की ओर नहीं देखा होगा। बुद्ध के बिना कभी एशिया की सदी 21वीं सदी नहीं। हालांकि चीन तमाम कोशिश के बावजूद दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क की स्थायी सदस्यता हासिल करने में नाकामयाब रहा है, जहां भारत का दबदबा कायम है। हालांकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चीन ने मध्य एशिया में जबरदस्त प्रभाव बनाने में सफल रहा है। ईरान, यूक्रेन, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक चीन सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है। We are the battlefront. We are today in Afghanistan are fighting on behalf of every one of our neighbors from India to Russia. This fundamental challenge asks the state system to respond coherently, together, organically. एशिया की उभरती ताकत के तौर पर भारत के लिए चीन की गतिविधियां भले ही सीधे तौर पर खतरा ना हो, लेकिन भारत को इससे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। भारत की सामरिक तैयारियों के केंद्र में पाकिस्तान के अलावा चीन हमेशा रहता है। Laser bomb for the aircraft costing about ₹1 crore. We are also feeling that we should get more laser bombs. So it is very much possible because these bombs cannot be stored for a very, very long time. If there is no war for 20 years, 30 years, these bombs have to be wasted out. Therefore, there is a possibility that if there is a very intense battle fighting with the neighboring countries, including Pakistan or China, we may run short of these ammunitions. चीन की हाल की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से साफ है कि वो यूरेशिया में सबसे प्रभावशाली देश बनना चाहता है। चीन की ख्वाहिश विश्व राजनीति के केंद्र में रहने की है। इधर भारत औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। ईरान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, वियतनाम और जापान में दोनों देशों के सामरिक गतिविधियां एक दूसरे के मद्देनजर ही हैं, लेकिन दोनों ही देश सीधे विवाद से बचते रहे हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और आजादी के बाद से ही भारत के चीन के साथ रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है। 1962 चीन भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध छेड़ चुका है इस सन में। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार जो है वो लगातार बढ़ता रहा है। खट्टी यादों के अलावा दोनों देशों के बीच साझा करने को कई अच्छी बातें भी हैं। आइए देख लेते हैं भारत चीन रिश्तों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में बदलाव के संकेत मिले, लेकिन अतीत में दोनों के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही जिस तरह से पड़ोसी मुल्कों को तवज्जो दी, उससे पड़ोसियों के साथ नए रिश्तों की शुरुआत हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया था अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में ही कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा अहमियत दिया जाएगा नेबरिंग कंट्रीज को। और ये तो साफ जाहिर, इसके कारण तो बहुत साफ जाहिर हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारा क्या कहते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन इनसे जुड़ा हुआ है। दुनिया की कुल आबादी में भारत और चीन की हिस्सेदारी 36% से ज्यादा है
दोनों मुल्कों का कुल क्षेत्रफल करीब 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया की कुल जमीन का तकरीबन 30% है। 2013 में दोनों देशों की कुल जीडीपी करीब 11 लाख करोड़ डॉलर थी, जो एशिया की कुल अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा है। दोनों ही देश दुनिया की सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। इसको लेकर मतभेद भी हैं। सीमा विवाद के अलावा तिब्बत भी बड़ा मसला है। We believe that the most recent white paper is like any other previous white papers. It has no new substance, and the only objective is to belittle the Tibetan issue, belittle His Holiness the Dalai Lama, and misinform and misrepresent the issue of Tibet. इन सब के बावजूद भारत चीन रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। भारत चीन निर्मित सामानों का बड़ा आयातक है। हालांकि चीन के साथ 29 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा भारत के लिए चिंता का सबब है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत की फिक्र जायज है। चीनी सैनिकों की सीमा पर गतिविधियां, उत्तर पूर्व के राज्यों पर चीन का दावा और नत्थी वीजा जैसे कई सवाल हैं, जिनका हल दोनों देशों को तलाश करना होगा। आजादी के बाद भारत ने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दिया है। चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों पर सहमति बनी, लेकिन 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। हालांकि उसके बाद के दौर में दोनों देशों के बीच व्यापार और सामाजिक सहयोग बढ़ा है। जायगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम विशेष। आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।